हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में एंशिएंट इंडिया का पार्ट देख रहे थे, जिसमें 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट, जो कि 91 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। तो इसका जो आंसर है वो है जावा सुमात्रा से। देखिए, जावा में शैलेंद्र वंशी शासक जो हुआ करते थे, शैलेंद्र वंशी शासक, उनका शैलेंद्र वंशी शासक था बाल पुत्र देव। उसका भारत के शासक जो पाल वंशी शासक था देवपाल, उससे अच्छे संबंध थे। नालंदा की स्थापना के समय भी इसने बालपुत्र देव ने देवपाल से 5 गांव मांगे थे दान में देने के लिए। नालंदा के लिए जो बौद्ध विहार बनवा रहा था, तो उस समय इसने देवपाल से रिक्वेस्ट किया था 5 गांव दान में लेने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पता चलता है कि इन लोगों के बीच में बड़े ही अच्छे संबंध थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, शिलालेख, अशोक शिलालेख। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिका। मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो इसका जो आंसर है वो है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के लेखों में जो है भूमिदान और ग्राम अनुदान का वर्णन मिलता है, भूमिदान और ग्राम अनुदान का। तो ये गुप्त वंश ही था जो मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल और पांड्य। तो इसका जो आंसर है वो है कदम्ब। देखिए, संगम साहित्य में बस केवल चोल, चेर और पांड्य, इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये जो राज्य थे वो कृष्णा नदी के जो कृष्णा नदी थी उसके दक्षिण में से इनका ये राज्य शुरू हो जाता था, और लास्ट तक जो जहाँ तक भारत की सीमा है वहाँ तक था इनका राज्य। दरअसल अभी ये वर्तमान पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो जो चेर है वो केरल है, जो चोल है वो थोड़ा तमिलनाडु का उत्तरी पार्ट और आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा था, और पांड्य जो है वो तमिलनाडु का नीचे वाला हिस्सा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है, और जो ये फाहियान जिस समय आया था वो 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक रहा, भारत में घूमा फिरा। ठीक है, और शिक्षा ग्रहण किया। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। तो इसका जो आंसर है वो है कवि भास। इनके जो है 13 नाटक उपलब्ध हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कल्हड़, विल्हड़, जयानक, चंद्रवरदायी। तो इसका जो आंसर है वो है चंद्रवरदायी। दरअसल चंद्रवरदायी ये चौहान वंश के शासक जो थे, चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय, ये तृतीय भी ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन हो जाए। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा, इनके दरबारी कवि थे भी चंद्रवरदायी। ठीक है, इन्हीं ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था, चंद्रवरदायी ने। ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय और चौहान वंश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। तो इसका जो आंसर है वो है कुमारगुप्त भी। इनको शक्रादित्य और महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, महेंद्रादित्य।
ये नाम याद रखिएगा, कभी अगर ऑप्शन में अगर घुमा फिरा कर आ गया, कुमारगुप्त की जगह अगर सक्रादित्य लिख दिया या फिर महेंद्रादित्य लिख दिया तो आपको दिक्कत होगी। तो इनका जो शासनकाल था वो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी के आसपास में था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है पाटलिपुत्र का। दरअसल जो बाण थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के, जो वर्धन वंश का था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने कुछ इनकी कुछ रचनाएं हैं कवि बाण की। हर्षचरित हो गया, लिख देता हूँ, हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक। नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है, और चंडी शतक। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा। तो इसका जो आंसर है वो है नालंदा। ठीक है, ये वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और 1.5 साल तक लगभग ये इसने नालंदा में योग की शिक्षा लिया था, योग शास्त्र का। ठीक है, उस टाइम जब ये शिक्षा ले रहा था वेनसांग, तो उस समय जो विश्वविद्यालय के, नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनका नाम था शीलभद्र। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, सिथियंस और मुगल। तो इसका जो आंसर है वो है मुसलमान। दरअसल बख्तियार खिलजी जो था, बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, नष्ट कर दिया था। दरअसल बख्तियार खिलजी के बारे में एक स्टोरी है और मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। एक बार क्या हुआ, देखिए अभी तो मैं बता देता हूँ, बाद में हम आपको डिस्क्लेमर भी दे दूँगा, उसको भी ध्यान रखिएगा। एक बार क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी जो है वो बीमार पड़ा। ठीक है, तो उसका इलाज वगैरह कराया गया, अपने हकीमों से उसने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो उस समय क्या था, जब ये लोगों ने इसको बताया कि आप एक बार नालंदा में चले जाइए, वहाँ पे जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट है वहाँ पे मिलिए और उनसे जो इलाज करवाइए तो आपका ये बीमारी ठीक हो सकता है। तो ये वहाँ पर ये बोला कि नहीं, हम उनसे इलाज नहीं करवाएंगे क्योंकि वह हिंदू रीति रिवाज से करेंगे, जो कि उसके लिए सही नहीं था। वो कट्टर धर्म समर्थक था, अपना उसका जो धर्म था। तो इसने मना कर दिया, लेकिन काफ़ी समय तक जब ये ठीक नहीं हुआ तो फिर इसने बोला कि ठीक है, अच्छा बुलाया जाए। तो वहाँ से नालंदा से एक वैद्य जो वहाँ पे जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट के से जो थे उनको बुलाया गया। तो उनसे कहा गया कि देखो, तुम जो भी इलाज करो मैं हमारे धर्म को ध्यान में रखते हुए करो। हम हिंदू रीति रिवाज में विश्वास नहीं कर रखते हैं, तो हम उस धर्म से औषधियों में उस ढंग से हमारा इलाज मत करना। तो वो काफ़ी जो वैद्य थे काफ़ी हैरान हुए, लेकिन फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि उन्होंने उसको बख्तियार खिलजी को कुरान दिया। ठीक है, बोला कि आप रोज़ इस कुरान को आप 1 पन्ने रोज़ पढ़िए। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, कुरान को पढ़ना शुरू किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा पता नहीं मुस्लिम धर्म में है या जहाँ सब लोग ही ऐसा करते हैं कि जब भी पढ़ते हैं तो थूक लगा करके वो पन्ने को पलटते हैं। तो वो अपना पढ़ता गया, रोज़ 1-1 पेज पढ़ता था। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद जब काफ़ी हैरान हुए लोग कि कैसे ठीक हो गया, तो फिर वो काफ़ी परेशान हुआ। फिर बुलाया गया उस वैद्य को, कि जो आचार्य थे उनको बुलाया गया कि भाई क्या बताओ कैसे ठीक होगा। तो वो काफ़ी पहले हिचकिचा रहे थे, नहीं बताया, क्योंकि वो सख्त आदेश दे रखा था कि भाई हमारा कुछ इस तरह से इलाज नहीं हो। तो फिर बाद में उनको मजबूर होकर के बताना पड़ा। तो पता चला कि वो जो कुरान जो दिया था उसके पन्ने में लेप लगा हुआ था आयुर्वेदिक औषधियों का। ठीक है, जिससे कि वो थूक लगा के चाटता था और उससे धीरे धीरे ठीक हो गया। तो बाद में उसको काफ़ी नाराज़ हुआ, काफ़ी गुस्सा हुआ। उसको लगा कि ये अगर धर्म और ये चीज़ें अगर बनी रहीं तब तो ये हमारे धर्म के लिए काफ़ी खतरा है। तो इस तरह से वो बहुत नाराज़ हुआ और फिर उसने जा कर के नालंदा को तहस नहस कर दिया। वहाँ की लाइब्रेरी, नालंदा की लाइब्रेरी उस समय बहुत फेमस थी। ठीक है, और काफ़ी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में आग लगवा दिया, पूरे नालंदा में आग लगवा दिया। हालत ये थी कि 3 महीने लिखा हुआ है कि 3 महीने तक उसकी लाइब्रेरी जलती रही।
6 महीने तक आग उस यूनिवर्सिटी में लगी हुई थी। तो ये जो मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, दरअसल ये जो स्टोरी है ये एक बुक है तबकात ए नासिरी, ठीक है, तबकात ए नासिरी, उसमें जिसको इसने लिखा मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। तो इस बुक में ही ये वर्णन मिलता है और आपको किसी किताब में या कहीं कुछ कहीं मिलेगा नहीं, किसी भी मैगजीन वगैरह में आप अगर कहीं पढ़ेंगे तो। ये मुझे याद आ गया तो मैंने यहाँ बता दिया, मैंने कहीं पढ़ा था। तो डिस्क्लेमर ये था कि जो भी मैंने बताया है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में उसको बहुत ज़्यादा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, या उस ढंग आप ऐसे भी प्रेजेंट नहीं करेंगे जिससे कि किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे किसी के, और लिखना नहीं है, बताना नहीं है, बस ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक रोचक स्टोरी थी, कहानी थी जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, बख्तियार खिलजी को इसी ने पूरा नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? धरणीधर, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन। जो इसका आंसर है वो है बालपुत्र देव। और बताया था जो शैलेंद्र वंशी शासक था, बालपुत्र देव। ठीक है, इसका हमारे पाल वंशी जो शासक थे भारत के, देवपाल, उनसे अच्छे टर्म थे और देवपाल से इसने रिक्वेस्ट किया था कि 5 गांव जो है वो दान में दे दीजिए। ठीक है, जिससे कि ये बौद्ध विहार बनाना चाह रहा था नालंदा में। बौद्ध विहार बनवाने के लिए इसने जो पाल वंशी शासक था देवपाल, उससे 5 गांव दान में देने के लिए रिक्वेस्ट किया था। किसने? बालपुत्र देव ने। और देखिए ये सुवर्ण भूमि लिखा है, तो सुवर्ण भूमि मतलब ये जावा सुमात्रा वाला ही पार्ट है जावा का, इसी को सुवर्ण भूमि कहा जाता था। और जो वहाँ पे शासन करते थे वो शैलेंद्र वंशी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है ग्राम पंचायत। देखिए जो चोल काल, जो चोल वंश था, चोल काल जब था, इसमें उरैयूर, ये नाम याद रखिएगा, उरैयूर, उरैयूर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें ग्राम सभा के कार्यों का वर्णन मिलता है। चोल काल की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाएं थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उरैयूर के अभिलेख से ये प्राप्त जानकारी मिलती है कि जो है वहाँ पे ग्राम सभाएं काफ़ी ज़्यादा मजबूत अवस्था में थी। नेक्स्ट देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाणभट्ट, चंद्रवरदाई, हरिसेन, कालिदास। तो इसका जो आंसर है वो है कालिदास। इसमें कुमार संभव में कालिदास ने कार्तिकेय के जन्म के बारे में लिखा है, उसका वर्णन है ये कार्तिकेय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल और नरेंद्रपाल। तो इसका जो आंसर है वो है धर्मपाल। दरअसल पाल वंश का जो शासक धर्मपाल था उसी ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी, उसी को श्रेय दिया जाता है, संस्थापक यही था। और ये जो विक्रमशिला है वो बिहार के भागलपुर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 405 ईस्वी, 635 ईस्वी, 637 ईस्वी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दरअसल ये आया था 671-72 में। ठीक है, अपने बौद्ध सहयोगियों के साथ आया था ये। मैं आपको बता चुका हूँ कि इनके आने का क्रम क्या था। फाहियान और जो था वेनसांग और इत्सिंग, ये इनके आने का क्रम था। ठीक है, और ये 675 ईस्वी से 685 ईस्वी तक नालंदा में इसने अध्ययन किया था। ठीक है, और 693-94 के आसपास में ये सुमात्रा से होते हुए चाइना लौट गया था। ठीक है, 671-72 में आया, 675 से 685 तक अध्ययन किया और 693-94 के आसपास में ये सुमात्रा से होते हुए चाइना लौट गया। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। तो इसका जो आंसर है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विशाखदत्त। ये पिछले पार्ट में मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया था। इसमें मौर्यों का इतिहास लिखा हुआ है, खासकर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का।
ठीक है। और इस पर एक टीका भी लिखी थी धुंडी राज ने, मुद्रा राक्षस पर। ठीक है, मुद्रा राक्षस पर जो टीका लिखी थी वो धुंडी राज ने लिखी थी। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चामान और परमार। तो इसका जो आंसर है वो है चंदेल। देखिए खजुराहो जो है वो एमपी के छतरपुर में है, मध्य प्रदेश छतरपुर ज़िले में है। और यहाँ कंदरिया महादेव मंदिर काफ़ी फेमस है, कंदरिया महादेव, ठीक है, काफ़ी फेमस है। और इसको जो है बनवाने का सहयोग चंदेल राजाओं को जाता है, जो जिनका शासन 950 से 1050 के आसपास में था। ठीक है, तो चंदेल शासक ही इसके निर्माण में सबसे ज़्यादा सहयोगी थे। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमलगुप्त। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है बाणभट्ट। ठीक है, और ये वर्धन वंश के इतिहास के बारे में अच्छे से बताता है, वर्धन वंश का, जिसमें हर्षवर्धन भी था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडपम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है वो है गोपुरम। देखिए चोल और पांड्य के समय में जो द्रविड़ शैली थी ना वो काफ़ी फली फूली थी, चोल और पांड्य द्रविड़ शैली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि द्रविड़ शैली चोल और पांड्यों के समय में काफ़ी फली फूली थी। तो जो गोपुरम हुआ करता था, वो मंदिर का जो द्वार होता है ना उसको गोपुरम बोलते थे। तो जो पांड्यों के समय क्या था, इनके मंदिर जो होते थे ना वो छोटे होते थे। ठीक है, लेकिन इनका जो मंदिर का जो प्रांगण था वो काफ़ी बड़ा होता था, प्रांगण। ठीक है, और इसमें एंट्री के लिए जो था वो गोपुरम था, काफ़ी भव्य था। और जो चोलकालीन वास्तुकला थी, चोलकालीन वास्तुकला की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसमें मंदिर बहुत अच्छा नहीं, मतलब अच्छा का नहीं, मतलब मंदिर का ज़्यादा विशेषता नहीं था, बल्कि जो गोपुरम बनाया जाता था उसको काफ़ी अच्छे से सजा करके उसकी वास्तुकला काफ़ी अच्छी हुआ करती थी मंदिरों से, चोलों में। ठीक है ना, तो ये था इसका आंसर, गोपुरम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्नो, जातक कहानियाँ, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है मिलिंद पन्नो। देखिए मिलिंद पन्नो जो था एक बौद्ध भिक्षु थे, नागसेन। ठीक है, नागसेन, इन्होंने ये पाली भाषा में ये लिखा था, मिलिंद पन्नो। इसमें जो मिलिंद पन्नो में क्या है, जो इंडो ग्रीक शासक था ना, हिंद यवन, ठीक है ना, इंडो ग्रीक शासक मेनांडर। ठीक है, इसकी भी एक रोचक कहानी है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं बताऊंगा मैं। जो मेनांडर था, तो इसे नागसेन जब मिले थे तो इन लोगों के बीच में काफ़ी वार्तालाप हुई थी, काफ़ी बहस हुई थी। तो मेनांडर और नागसेन के बारे में काफ़ी तर्क वितर्क भी हुआ था इसको लेकर के, जो इंडो ग्रीक शासक था मेनांडर। तो मिलिंद पन्नों में इस तरह का कुछ भी व्यापारिक मार्गों को लेकर के या व्यापार को लेकर के कोई वर्णन नहीं है, बल्कि भाई नागसेन और मेनांडर के बारे में जो वार्तालाप हुई है उसी का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका जो आंसर है वो है कपास। देखिए उरैयूर जो था वो चोलों की, संगमकालीन जो चोल थे उनकी राजधानी थी उरैयूर। ठीक है ना, ये कावेरी नदी पर था उरैयूर, ये भी ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी, अच्छा फैक्ट है ये। कावेरी क्वेश्चन भी आया हुआ था कि उरैयूर किस नदी के तट पर था, तो कावेरी नदी के तट पर था। और उरैयूर को कारी या वाराणाम, वाराणसी वाला वाराणाम के नाम से भी जानते हैं, ये भी अच्छा फैक्ट है। और ये उस समय जो था संगम काल में ये कपास और सूती वस्त्र के लिए काफ़ी फेमस था। फिलहाल ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली में। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोगों ने इस पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया।
और बीपीएससी में एंशिएंट इंडिया में आए हुए लगभग सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया अभी तक, जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, जो भी क्वेश्चन प्राचीन भारत से संबंधित था वो सब हम लोग कर चुके हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिए। और अभी इससे रिलेटेड अगर जो भी हमारा पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।